हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरिफ खान और खुला मंच के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं संजय बेड़िया गिरगांवकर साहब से। तो संजय बेड़िया साहब, खुला मंच के मंच पर दोबारा आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला जवाब आपको देना है कि अभी बीच में एक वीडियो आपका वायरल हुआ था और उसमें आपने हमारे विरार के हितेंद्र ठाकुर के बारे में बहुत भड़क गए थे आप। बात सच्ची, सीधी और कड़वी करता हूँ, ये मेरी आदत है। और जैसे कि आपने कहा कि जो लास्ट वीडियो पे जो कंट्रोवर्सी हुई, वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, वो मेरी दिल की भावना थी। भावना थी या भड़ास थी? नहीं, भड़ास मेरा हितेंद्र ठाकुर, उनके बेटे, कोई पुरानी दुश्मनी तो है नहीं, आप ये समझिए, है ना। मैं हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे आज वो 1980 की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या करता है, बस उबारा, तो ये पॉलिटिक्स आज नहीं चलती। मुझे कोई भाई ठाकुर, हितेंद्र ठाकुर, उनके बेटे, इनसे कोई एलर्जी नहीं है। उस दिन मैंने अपशब्द भी कहे। मुझे किसी का दबाव नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं हूं, ऊपर वाले को छोड़कर। आपके एरिया में आप कितने बड़े नेता हैं, 3 विधानसभा के, आप पूरे जिला के भी नेता नहीं है। 1980 1990 का दशक गया, वो जब बड़ी दादागिरी से बातचीत हुआ करती थी, वोटरों को धमकाया जाता था और वोट मिल जाता था। एक बहुत बड़ा नेता, राष्ट्रीय स्तर का नेता आपके विधानसभा क्षेत्र में आया है और आपने जैसे कहा कि उनको किसी ने, बीजेपी के बड़े नेता ने फोन कर कर कहा कि ऐसा ऐसा कुछ कांड होने वाला है। अब वो कांड क्या है उसकी जानकारी मुझे नहीं मालूम, पर किसी भी बड़े नेता को इस तरह मीडिया के सामने लाकर 1500 अपने कार्यकर्ता कहूं या उनके भाई लोग कहूं, अब इसका तो मुझे भी व्याख्या नहीं है वो कौन है, इस प्रकार किसी बड़े नेता को घेरना और प्रेशर में रखना और मीडिया में ये कहना कि मैंने उसको बचाया, मैंने निकाला, गाड़ी तक ले गया, हाईवे पे छोड़ा, वो बंबई जाने के साथ वो भीगी मुर्गी की तरह था यहाँ, और वहां जाने के साथ उसके कंठ फूट गए। तो इन सब बातों पर मैं विनोद तावड़े जी को अपना नेता मानता हूँ, बड़ा भाई मानता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में था। मुझे मेरा और विनोद जी का बड़े और छोटे भाई का रिश्ता है, पर जब भी कोई मेरे भाई पर, मेरे दोस्त पर, मेरे फैमिली मेंबर पर, मेरे चाहने वाले पर हमला करेगा, मैं चिल्लाऊंगा, वास्तविकता में मैं चिल्लाऊंगा। देखिए, मैंने वीडियो बनाई, उसमें कुछ कमेंट्स आए, उल्टे सीधे कमेंट्स आए, तो मैंने कमेंट्स में मेरे मोबाइल नंबर दिए। मुझे कहा आप कमेंट्स पे क्या बात करते हो, जो बात करना है मुझसे डायरेक्ट करो। किसी का भी फोन नहीं आया। और राजनीतिक में आप देखिए, भाई ठाकुर का, हितेंद्र ठाकुर, उनके बेटे और उनकी जो 3 सीटें हैं, उनका क्या हश्र हुआ। जो लोग चुनाव के एक दिन पहले इंटरव्यू दे रहे थे कि हमारा वोट तो भाई ठाकुर को है, हमारा तो हितेंद्र ठाकुर को है, ठाकुर बंधुओं को है। देखिए, ये लोकतंत्र है, इसके अंदर इस प्रकार की बातें करना, इस प्रकार, ये तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई उनके अपोजिट गैंगवार की कंपनी का कोई आदमी आ गया है और उन्होंने 1000 आदमी के साथ घेर लिया है और उसके साथ में बर्ताव कर रहे। उस दिन तो ऐसा सीन लग रहा था। ऐसा तो नहीं है कि विनोद तावड़े कोई ब्लैक लिस्टेड आदमी थे। अरे बड़े आदमी हैं, बड़े नेता है, राष्ट्रीय स्तर के। अरे वो आए थे, उनको वेलकम करते, एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास में रिश्ता बनाने की, रिश्ता बनाते। लेकिन आपकी बात को मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ कि आप ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये था कि उन पर इल्जाम ये था कि बिना बताए वह खामोशी से होटल में गए, जाने के बाद पैसा बांट रहे। उनके पास से कुछ लोग बोलते 5 करोड़ मिले, कुछ बोलते 9 साढ़े 9 करोड़ मिले,
और 9.5 लाख रुपए मिले और उन्होंने बांटा और वहां हंगामा हुआ, तो ये अचानक कैसे पहुंच गए वहां, ये एक सवाल है। देखिए, मेरी कोई विनोद जी से इस संदर्भ में बात नहीं होगी। जो मीडिया के द्वारा उनकी जो बात मैंने समझी कि वो वाड़ा दौरे पे गए थे। देखिए, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और वो उस विधानसभा में गए, अपने बूथ प्रमुखों की मीटिंग चल रही थी और बूथ प्रमुख को ये बताने के लिए कि चुनाव में कैसे लड़ना है, मोरल सपोर्ट देने के लिए एक राष्ट्रीय नेता जाता है, उस हिसाब से गए थे। उनके गाड़ी में कुछ पैसे नहीं थे, क्या वो पैसे लेके जाएंगे? इतने कोई छोटे और वो कैरियर का काम तो है नहीं, वो बहुत बड़े नेता हैं, वो ऐसा कोई काम तो करेंगे नहीं। और पुलिस को या फिर आरओ को, वहां के आरओ को जो मिला है तो 9.5 लाख रुपया जो कहा है, और एक चुनाव के लिए दूसरे दिन तीसरे दिन पोलिंग है तो पोलिंग एजेंट को खाना पीना इसके इतने पैसे तो लगते हैं, है ना। और वो सारे रिकॉर्ड में उन्होंने अकाउंट में दिखाए हैं कोई। और वो जो कार्यकर्ता जो हितेन ठाकुर के थे वो 2-4 हजार रुपए ऐसे दिखा रहे थे। अरे भैया, 2-4 हजार, 9 लाख और 5 करोड़ बहुत फर्क होता है। तो मुझे ये कहना है कि इस प्रकार की बेहुदा हरकत नेताओं को शोभा नहीं देती। यह काम भाईगिरी करने वाले लोग करते हैं और आज की राजनीति भाईगिरी से नहीं चलती। उसका हश्र है, वो 3 सीट गवाकर ठाकुर बंधुओं ने देखा होगा, जो उनके थे उन्होंने सब वोट परिवर्तन किए और ये हादसा होने के बाद में 100% नाला सुपारा वसई की जनता ने वन साइड वोट किया। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आपकी जो इलेक्शन हुई, चौंकाने वाले इलेक्शन, इस पर संजय राउत और उद्धव साहब, शरद पवार साहब, इन लोगों ने ये एलिगेशन लगाया है कि इस बार इलेक्शन में बहुत धांधली हुई, जितनी उम्मीद नहीं थी उम्मीद से कहीं ज्यादा उन्होंने अपनी सीटें लाए और इसमें इलेक्शन कमीशन ने इनका साथ दिया और इनको जिताया। तो ये, और एक जगह तो ये भी आया है कि एक मनसे का एक कार्यकर्ता बोलता है कि मेरे खुद के घर के 4 वोट थे, उसमें सिर्फ 2 वोट पड़े, माँ का, बीवी का, बेटे का, तो 4 में से 2 ही वोट पड़े। तो ये जो धांधली लोग बोल रहे हैं, धांधली, तो इसमें कितना विश्वास है आपको? देखिए, मेरे पास इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर जिस प्रकार से जो रिजल्ट आए हैं उस पर आपके फिल्मी अंदाज में ये तो कहा जा सकता है कि दया, कुछ गड़बड़ है। दया, अरे मैंने भी वो मनसे के कैंडिडेट का कल ही स्टेटमेंट सुना। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 2 वोट गिरे हैं, मेरे फैमिली में 4 वोट हैं और मेरे कार्यकर्ताओं के तो बड़ा सरप्राइज हुआ। इस बात की तहकीकात होनी चाहिए भाई। वो एजाज खान, जो एजाज खान जिसके बारे में मैंने कहा था कि वो पुलिस की यंत्रणा के दबाव में चुनाव लड़ता है या और कोई लालच में चुनाव लड़ता है, जिसके फेसबुक पे कहते हैं 10-15-20 लाख फॉलोअर्स है उसके, या इंस्टाग्राम पर उसको 166 वोट मिलते हैं, 166 वोट मिलते हैं। लड़ते क्यों है? और अरे भाई, जब शुरुआत में, जब इलेक्शन के पहले भी जब इन्होंने नॉमिनेशन किया था तो मैंने कहा था आपको कि ये सिर्फ वोट काटने की राजनीति है और मतलब एक मुसलमान को वोट काटेगा। और एक लश्करिया भी खड़े थे, उनको क्या मिला? 3-4 हजार वोट भी नहीं मिले। तो जब तक ये पॉलिटिक्स बंद नहीं होगी ना, जब तक फेयर लड़ाई नहीं हो सकती, फेयर फाइटिंग हो ही नहीं सकती। आप इसको खड़ा कर दो, आप उसको खड़ा कर दो। लोकतंत्र के अंदर माना कि ये सब जायज है, पर कहीं ना कहीं इस पे भी कोई एक कानून आए या इलेक्शन कमीशन इस पे भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, इम्तियाज जलील को हराने के लिए सारे मुसलमान इकट्ठे होकर 10, 12, 15 मुसलमान खड़े हुए और उनके वोट काट दिए और छोटे से, मतलब कुछ 750 या 7,500 वोट से वो हार गए बोलते। तो और इसके अलावा मैं बता दूं आपको, इम्तियाज जलील हारे तो उन्हीं के अपनों से हारे। और इस तरह से कितने मुसलमान ऐसा इस बार की तो बाढ़ आई थी सारे मुसलमानों की, 400-450 मुसलमान बोलते खड़े थे इसमें, और इन्होंने सब बीजेपी का रास्ता साफ करके दिया और कांग्रेस के वोट काटे गए। तो ये सारी बातें सही है या गलत है, या ये होना चाहिए या इस पर लगाम लगना चाहिए? अरे भाई, इसकी बहुत पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है कि
450 मुसलमानों को खड़ा किया और किसने खड़ा करवाया, जिस दिन पुख्ता जानकारी होगी तो आप ही के चैनल पे आकर बड़ी जोर से खुलासा करूंगा। हाँ, पर एक बात है कि इस प्रकार की राजनीतिक से अच्छा नेता मारा जाता है, बुरा नेता चुन के आता है। हाँ। ये पैसे की राजनीति है, पावर से नहीं हो सकता, दादागिरी से नहीं हो सकता, ये काम सिर्फ पैसे से हो सकता है। और मैंने तो राम शिंदे की आज एक राम शिंदे के खिलाफ ये अपने रोहित पवार का एक स्टेटमेंट देखा, उसमें रोहित पवार कह रहे हैं कि राम शिंदे ने 35-40 करोड़ रुपया खर्चा किया और अजित पवार उनकी सभा में नहीं गए, इसके लिए रोहित जीत गया। अब एक जीता हुआ कैंडिडेट रोहित पवार कहता है कि 35-40 करोड़ रुपया राम शिंदे ने खर्चा किया, इसका क्या एविडेंस है? आप कैसे किस पे आरोप लगाते हैं? और 35-40 करोड़ खर्चा किया है तो इलेक्शन कमीशन सो रही है क्या? हाँ, ये स्टेट की पुलिस सो रही है क्या? आज वहां जाए, चेक इन करे। आप वो वसई के होटल में 9.5 लाख मिले तो पूरे वर्ल्ड के अंदर चर्चा करा दी, और राम शिंदे ने 40 करोड़ रुपया खर्चा किया, रोहित पवार का आरोप है, कोई बोलने तैयार नहीं है। अब रहा सवाल कि अब ये यहाँ अफवाह उड़ रही है कि उद्धव साहब और शरद पवार साहब कोर्ट में जाने वाले हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि ये हाई कोर्ट में जाएगी। हाई कोर्ट में जाएगी और जाकर के ये इलेक्शन दोबारा कराने का इनका प्लान है। एक सवाल तो ये है, अब दोनों सवाल के जवाब आपको एक साथ देना है। दूसरा सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि शिंदे साहब नाराज हो जाएंगे, अजित पवार नाराज हो जाएंगे और फडणवीस साहब को जो है तो सीएम बनाया जा रहा है, तो इस बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, मैं आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब दे देता हूं कि चुनाव लड़ा गया था शिंदे जी के फेस पर, इसमें कोई शक नहीं है। और शिंदे जी के कंधे पे बंदूक रखकर 2-2.5 साल से देवेंद्र भाई गोली चला रहे हैं, है ना। और जब दूल्हा बनने का समय आया तो उन्होंने खुद ने सेहरा बांध लिया, ये तो गलत बात है। मेरे हिसाब से शिंदे जी को सम्मान देना चाहिए और उन्हें सीएम बनाना चाहिए। देवेंद्र भाई को राष्ट्र की पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, देश की पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। बहुत बड़े नेता हैं वो, स्टेट के लिए नहीं देश के लिए बने हैं। और यहाँ पर कोई नए लोग आए, समझे ना, आशीष शेलार है, अतुल भाटकर है, ऐसे बहुत से नेता हैं जो आए जो डेप्यूटी सीएम बने और काम करे, ऐसे मेरी भावना है। और आपका जो पहला सवाल था चंद्रचूड़ साहब और इसके बारे में, मैं तो सिर्फ एक ही कहता हूं कि भारत हमारा देश है ना, और सुप्रीम कोर्ट और जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे मंत्रालय हो, सचिवालय हो, सुनिए, उसको सिर्फ भगवान चलाता है, उनको अल्लाह चलाता है और कोई नहीं चलाता। इसका कोई आंसर किसी के पास नहीं हो सकता कि चंद्रचूड़ साहब ने सही किया या गलत किया। बस मैं ये जानता हूं ये देश वो चलाता है। अच्छा, ये बताइए कि संभल में अभी जो हुआ, 4 नौजवानों की जान चली गई, गोली मार दी पुलिस ने। 4 बच्चों को, जो 4 इंसानों को गोली लगी है, मैं तो ये जानता हूं कि 4 मौतें हुई है, 4 घर का बच्चा, 4 परिवार उजड़ गए, भाई, उसकी पति, पत्नी, सभी को तकलीफ हुई होगी। अब रही बात, वहां के कमिश्नर ऑफ पुलिस का कहना है कि वो पोस्टमार्टम में जो गोलियां मिली है वो हम चलाते ही नहीं, वो हमारे पास होती ही नहीं है। तो उनका कहना है कि वहां इलीगल वेपन कहां से आए और कहां से गोली चली, हम उसकी भी तहकीकात कर रहे हैं। तो ये विषय ऐसा है, ये कहीं ना कहीं इसका कोई एंड नहीं है। अच्छा। ये बाबरी मस्जिद से चला है और कहां जाके खत्म होगा इसका कोई एंड नहीं है। वो वहां के रहवासियों ने बताया कि इनके साथ, पुलिस के साथ में आरएसएस के बंदे भी थे जिनके पास ये कट्टे थे और उन्होंने भी गोलियां चलाई और पुलिस नहीं चला दी, चलो मान ली। तो ये कट्टे उनके पास थे, पुलिस के साथ आए थे, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, और ये वीडियो वायरल भी है। और इसको अखिलेश यादव ने भी वेरीफाई किया कि ये मैं इसका
मैं इस बात को मानता हूँ। उन्होंने अपने इस पर डाला है ट्वीट पर। हिंदू, मुस्लिम, आरएसएस, बीजेपी, अखिलेश, हमारे देश की पॉलिटिक्स इतने नीचे के स्तर पे चली गई है अली भाई, इतने नीचे के स्तर पे चली गई है, किसी की जान की कीमत नहीं है। आप धर्म के नाम पर मुसलमानों को बुद्धू बनाया जाता है, कभी धर्म के नाम पे हिंदुओं को बुद्धू बनाया जाता है, कभी बोलते हैं 70% वाले खतरे में, कभी कहते हैं 30% वाले खतरे में। मैं तो कहता हूँ भैया मैं तो कोई खतरे में नहीं हूँ, आरिफ भाई आप भी कोई खतरे में नहीं, हम कोई खतरे में नहीं है, किसी से खतरे में नहीं है। हमारी दोनों की दोस्ती है, मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान। मैं जब मुसलमानों से दोस्ती करता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि मुसलमान कभी ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखिए ये तो बरगलाने की बातें हैं, समझे ना। और हमारे लोग भेड़ चाल भी चलते हैं, जहाँ लीडर बोलते हैं वहीं भेड़ चलने लग जाते हैं। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे ना अरे भाई, जब तक लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे ना, जब तक ऐसा ही होगा इस देश के अंदर। क्या बात है। तो दोस्तों आज की मुलाकात बस यही खत्म करते हैं हम संजय बेड़िया साहब के साथ। बेबाकी से इन्होंने अपने सवालों के जवाब दिए, कड़े आड़े टेढ़े तीखे तीखे सवालों के जवाब इन्होंने बखूबी चेहरे पर मुस्कान रख करके और बड़ी सच्चाई के साथ और खुले दिल से खुले मंच पर जो बात कही, हम उनकी सोच को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। मुझे ठाकुर बंधुओं पर मैंने जो कहा उसका मुझे कोई दुख नहीं है, मैंने सच्चाई से कही है। और मुझे किसी का दबाव भी नहीं है, किसी ने मुझे न विनोद तावड़े ने कहा न और किसी ने कहा है, पर मानवता की दृष्टि से उनको फल मिल गया, हितेंद्र ठाकुर को और उनके बेटे को। यह है भगवान की एक सकारात्मक, एक अल्लाह की छड़ी जो है वो पड़ी है। इंसानियत हितेंद्र ठाकुर भी रखे और क्षितिज भी रखे। धन्यवाद जी। हाँ तो दोस्तों ये थे हमारे संजय बेड़िया गिरगांवकर साहब। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि खुले मंच पर खुले दिल से इन्होंने जो खुली बातें कही, दिल की गहराई से जो उनकी भावनाएं निकली है, तो मैं समझता हूं कि ये इस भावनाओं को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। क्योंकि जब भी कहते हैं, सच कहते हैं, समझने वालों का थोड़ा सा एर फेर हो जाता है दोस्तों। समझो तो बहुत बड़ी बात है, वरना तो दाल बात है। तो मिलते हैं खुले मंच के मंच पर किसी नई शख्सियत के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।